जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ द अल्फ़ा डीके। एक ये क्वेश्चन हमने करना है और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डीके, जिसको मैगव थ्योरी भी कहते हैं। अल्फ़ा डीके का जो इसको एक्सप्लेन किया था वो एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से इसको रखा गया मैगव थ्योरी। तो ये आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके इसकी सबसे पहले हम जो डेफिनेशन करेंगे रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। कुछ ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, लाइक एटम भी अनस्टेबल होते हैं। वो उस वक्त होते हैं जब उनको कभी हीट अप किया जाए या कभी रेडिएशन उनके ऊपर फॉल की जाए या किसी भी पार्टिकल की उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाए, तो तब वो जाके एटम जो है वो अनस्टेबल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कुछ न्यूक्लियस भी होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, आयोनाइजेशन की फॉर्म में रेडिएशन इमिट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जो है रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। उन रेडिएशन में अल्फ़ा रेडिएशन होती हैं, बीटा रेडिएशन होती हैं या गैमा रेडिएशन होती हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस ऑफ अ अनस्टेबल एटम, न्यूक्लियस ऑफ अ अनस्टेबल एटम, कुछ ऐसे अनस्टेबल जो है वो एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं, लॉस एनर्जी बाय इमिटिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन इज कॉल्ड अ रेडियो एक्टिव डिके, या इसको न्यूक्लियर डिके कहते हैं या इसको रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे है द रेडियो एक्टिव मटीरियल विच इमिट सच रेडिएशन इंक्लूड अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशन। अल्फ़ा और बीटा जो है वो पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन गैमा रेडिएशन होती हैं जस्ट लाइक अ लाइट की तरह की, ये इनविजिबल जो है वो लाइट होती है जो कि निकलती है, इसको गैमा रेडिएशन कहते हैं। टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, देर आर थ्री टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। फर्स्ट वन इज़ अ अल्फ़ा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डीके। ये तीन तरह की जो है वो रेडिएशंस हैं। आज हमने जो पढ़नी है वो अल्फ़ा डीके के बारे में हमने पढ़ना है। अल्फ़ा डीके की जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसमिशन इक्वेशन ऑफ अल्फ़ा डीके इज रिटन एज, ये इस तरह से लिखी होती है। ये हमारे पास कोई अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियस है जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको केमिकल सिंबल जो है वो इसका एक्स और इसके नीचे जो है वो जी लिखा जाता है, इसके ऊपर जो है सबस्क्रिप्ट में हमारे पास ये लिखा जाता है। जी हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, या इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं, और ये हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है। ये अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियई है, ये अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करेगा। हम अल्फ़ा डीके पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ा रेडिएशन जब ये निकलेंगी इसमें से, तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो हमें पता है ये हीलियम का न्यूक्लियई होता है जिसके पास एटॉमिक नंबर जिसका 2 होता है और एटॉमिक मास नंबर जिसका 4 होता है। जब इस न्यूक्लियस के अंदर से ये निकल जाएगा तो बाकी रिमेनिंग में हमारे पास जो बचेगा, इसको डाटर जो है वो न्यूक्लियई बोलते हैं। डाटर न्यूक्लियई को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर एटॉमिक नंबर में कितना, जब ये 2 यहाँ पे निकल गया तो 2 की कमी आ गई, Z-2, और ये एटॉमिक मास 4 निकला तो A- जो है वो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो डाटर न्यूक्लियई आ जाएगा, इसको हम अल्फ़ा डीके का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्रांसमुटेशन इक्वेशन ऑफ अल्फ़ा डीके है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने जो है वो एक सिंपल इक्वेशन लिख दी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है एक्स जी ए, इसको हम जो है वो पेरेंट्स न्यूक्लियई बोलते हैं। ये जो हमारे पास वाई है इसको डाटर बोलते हैं, और ये जो हीलियम न्यूक्लियई इसको अल्फ़ा पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये जो हीलियम न्यूक्लियई है ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखने जा रहे हैं। यूरेनियम जो है जो कि 92 एंड 235, ये हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर जो कि अनस्टेबल होते हैं और अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं। जब ये रेडिएशन इसमें से अल्फ़ा रेडिएशन निकल जाएंगे तो बाकी रिमेनिंग में हमारे पास थोरियम बच जाएगा। 92 में से 2 जो है एटॉमिक नंबर निकला, बाकी 90 रह गया। 238 में से 4 एटॉमिक मास नंबर निकला तो बाकी जो है वो 234 रह गया। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास इस तरह से है, ये पेरेंट न्यूक्लियई है जो कि यूरेनियम है, इसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल निकले, बाकी हमारे पास ये थोरियम बच गया। अल्फ़ा पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो ये पिंक कलर के जो हैं वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि ये ब्लू कलर के हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और ये मिलके जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल बनाते हैं। ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास RA88, इसका एटॉमिक नंबर है, 226 इसका एटॉमिक मास नंबर है। जब इसमें से निकलती हैं तो रेडॉन गैस बनती है। 86 इसका जो है वो 2 इसमें से कमी आ जाएगी, 86 आ जाएगा, और ये 226 में से 4 निकलेगा, 224, और ये अल्फ़ा पार्टिकल की यहाँ पे इमिशन होती है। ये गैस जो है जब ये अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशन इमिट करती हैं तो रेडॉन जो है, ये इसका रेडॉन जो है इसका 1600 ईयर जो है वो इसका हाफ़ लाइफ होता है। हाफ़ लाइफ वो टाइम होता है जिसके अंदर हाफ़ ऑफ द एटम जो है या हाफ़ ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डिके हो जाते हैं, तो ये इसका हाफ़ लाइफ टाइम है।
और ये जो पार्टिकल इसके अंदर से निकलेंगे, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, ये कि किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा और उसकी वैल्यू जो है 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जब ये इलेक्ट्रॉन जो अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से इमिशन होती है। वाई अल्फ़ा पार्टिकल डिके, अल्फ़ा पार्टिकल का जो है वो डिके क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी थ्योरी, बाइंडिंग एनर्जी थ्योरी क्या होती है? हमें पता है कि जितने भी एटम न्यूक्लियन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर एक फोर्स पाई जाती है। उस फोर्स की वजह से उनके अंदर एक ऐसा जो है वो बांड बन जाता है। तो उस बांड बनने की वजह से उनके अंदर चूँकि इलास्टिक एनर्जी आ जाती है और इसी इलास्टिक एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के केस के उनके अंदर जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी वैल्यू ऑलवेज जो है वो, अगर हमारे पास 0 से ग्रेटर हो और अटामिक नंबर जो है वो 160 से ज़्यादा हो या 82 उसका अटामिक नंबर हो, मतलब अटामिक मास नंबर अगर 160 से ज़्यादा हो या अटामिक नंबर जी जो है वो 82 से ज़्यादा हो, तो ऐसे एलिमेंट जो है वो कुदरती तौर पे अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल एलिमेंट जो है वो अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं। देखें ये वाइट कलर के न्यूट्रॉन्स हैं और रेड कलर के जो है वो प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनके अंदर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है जिसको न्यूक्लियर फोर्सेस या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम देते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो या तो मैस की वजह से होती हैं या चार्ज की वजह से होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर जो है वो एक फोर्सेस पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर फोर्सेस या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस का हम नाम देते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे मौजूद जो है वो रेड कलर के पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उसको रिपेलिंग फोर्स को हम जो है वो कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स जो है वो कोलम फोर्स या कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स का नाम देते हैं। जैसा कि हम देखें तो एक न्यूक्लियस के अंदर एट द सेम टाइम दो फोर्सेस हैं। एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है कोलम फोर्सेस। अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें तो वो शार्ट न्यूक्लियस हो, उसका रेडियस बहुत स्मॉल हो, छोटा सा न्यूक्लियस हो, तो देन उसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस और कोलम्बिक फोर्सेस जो हैं वो दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो इस कोलम्बिक फोर्सेस से स्ट्रांग होती हैं। तो हमारे पास जब भी कभी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फ़ा डीके होता है तो अल्फ़ा डीके के केस में हमारे पास सबसे पहले दो न्यूक्लियस, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो हैं वो इस तरह से आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और ये एक सेपरेट इस तरह से एक जो है वो सबसे पहले इसके न्यूक्लियस के अंदर एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये अल्फ़ा पार्टिकल जब इसके न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल बन जाता है उस वक्त इसके ऊपर जो है इसने न्यूक्लियस से ऐसे एजेक्ट होना है, न्यूक्लियस से बाहर निकलना है। अब जब ये न्यूक्लियस ये जो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे बन जाता है उसके बाद इसने बाहर निकलना है, तो बाकी हमारे पास जो है वो ये डाटर एलिमेंट बच जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ से अल्फ़ा की जो है एमिशन हुई। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जब ये न्यूक्लियस के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल बन जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल की कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, लेकिन इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस को जो है ओवरकम करता हुआ इसके न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए। इसके न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वैसे तो इसके पास 8 से लेकर 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसके पास एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी इसके न्यूक्लियस से बाहर निकलने की इसको ऑलमोस्ट जो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके पास तो 10 के करीब होती है। इस वजह से ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता। इसको निकलने के लिए एक हमारे पास मैगव थ्योरी है जिसको हम अल्फ़ा डीके थ्योरी का नाम देते हैं। ये हमारे पास उसकी जो है वो इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। सॉरी, यहाँ पे जो पार्टिकल होता है अल्फ़ा पार्टिकल, उसके पास जो है वो ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10, 12, 15 तक इसके पास जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, लेकिन इसके न्यूक्लियस से निकलने के लिए इस अल्फ़ा पार्टिकल को जो है वो ऑलमोस्ट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब अगर हम इसकी थ्योरी को यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर बना है उसके पास ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी होती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 10 से लेकर कोई 15 तक आप कह लेंगे इसके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। वैसे तो ये डायग्राम से ये 15 शो हो रहा है, लेकिन इसके पास जो है वो 8 से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी होती है। तो ये अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन
जो वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है उसके न्यूक्लियस के अंदर इसके पास एक बैरियर बन जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक उसके पास बैरियर है। अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से ये सारा इसका पोटेंशियल वेल है जिसको हम बैरियर कहते हैं, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके पास जो एनर्जी होती है जो वाइब्रेट करता है काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पास इस तरह की ऑसिलेशन बनती है, इतना जो है वो वाइब्रेट करता है। लेकिन उसको इसके न्यूक्लियस से निकलने के लिए यहाँ तो हमारे पास कितनी एनर्जी की, इसके लेवल की एनर्जी की ज़रूरत होती है, या वो यहाँ से बाहर निकले या वो यहाँ से बाहर निकले। तो इस तरह से ये पोटेंशियल वेल को क्रॉस करके निकलने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये यहाँ से जो है वो ऐसे जंप, अगर तो इसने बाहर जंप करके जाना है तो ये कितनी एनर्जी गेन करेगा, ऑलमोस्ट इसके करीब 25 के करीब एनर्जी गेन करेगा, तब जाके ये बाहर जो है वो निकल पाएगा। ये जो सारा पोर्शन होता है इसको कोलम्बिक फोर्सेस का नाम देते हैं, और ये जो हमारे पास पोर्शन होता है इसको न्यूक्लियस ट्रांक फोर्सेस के रीजन का हम नाम देते हैं। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल को निकलना है तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करना पड़ेगी। फिर ये इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो गेन नहीं कर पाता, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ से इस तरह से टनल करके यहाँ से बाहर आ जाता है, और इस थ्योरी को हम जो है वो टनलिंग थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डीके का हम नाम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, उसके पास एनर्जी होती है, वो अपने एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए अल्फ़ा की डिके करता है। तो अल्फ़ा को डिके करने के लिए इसके पास जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये जब अल्फ़ा निकलेगा तो एनर्जी लेके जाएगा, तो फिर ये अनस्टेबल से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। इस पूरे मैगव थ्योरी को या अल्फ़ा डीके थ्योरी को समझने के लिए मज़ीद जो है वो अब मैं गूगल क्लासरूम में इस टॉपिक के साथ एक और जो है वो आपको क्लास जो है वो ऐड कर दूंगा, जिसको जो है वो आप देख के तो मज़ीद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।